सभी को नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। आज हम बात करेंगे मणिपुर की समस्या की। मेरी कई वीडियो मणिपुर पर वायरल गई हैं, तो बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं मनोज, कुछ लोग मेरी बात से बहुत सहमत थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हो मणिपुर का मसला। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये मणिपुर की जो आप बात करते हो ये ठीक नहीं है, आप एक समाज का पक्ष लेते हो, दूसरे समाज का पक्ष नहीं लेते। तो इन सब विषयों पर चर्चा करने से पहले हमें मणिपुर के बारे में जान लेना चाहिए। मणिपुर में असल में समस्या की जड़ क्या है, मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा है, मणिपुर के अंदर ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे के कारण क्या हैं और मणिपुर के इशू क्या हैं। भारत में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसे एक मणियान कहते हैं। एक मणि एक रत्न होता है और मणियों का मणिपुर कहा गया है कि जहाँ पे मणियाँ हों, और मणि कहते हैं बहुत ही उत्तम रत्न माना जाता है। हमने ये भी सुना है कि इच्छाधारी मणि भी होती है जो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कहते हैं भारत का सुंदरतम राज्यों में से एक है, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, उन सब के विषय में बात करेंगे। बहुत सारा आज मैंने लिखा हुआ है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि कम से कम मणिपुर को समझ तो लें, मणिपुर की समस्याएं समझ तो लें और मणिपुर में लोगों की मनोदशा तो समझ लें। उसके बाद अगर हो सका तो ये एक पार्ट में हो जाएगी वीडियो, नहीं तो 2 पार्ट में होगी। दूसरे पार्ट में हम समाधान की बात करेंगे। और ये मणिपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या हो सकती है। ये पूरे देश में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जो आज मणिपुर में है। तो इसका समाधान क्या है? ये जो बिखराव की, टकराव की, अलगाव की जो समस्या पैदा हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और कैसे इनका समाधान होगा, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आप किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो मैतई हों, चाहे वो कुकी हों, एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको अपने अंदर भी झांकने का अवसर मिलेगा और कम से कम ये समझ में आएगा कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है और कैसे ये ठीक होगा, ये भी बात हम करेंगे। क्या इसका एक राजनीतिक समाधान है? क्या इसका एक सामाजिक समाधान है? क्या इसका एक संवैधानिक समाधान है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा बड़ी गंभीर होगी, बड़ी गहरी होगी और लंबी भी हो सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल थाम कर। चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत सारी मणिपुर के अंदर जैसे एक किताब होती है, एक बुक होती है, तो उसका एक इंडेक्स होता है, उसका एक पहला पन्ना होता है जिसमें सारे चैप्टर्स या सारे जो भी पाठ्यक्रम है उसका लेखा जोखा होता है। तो मैं बता दूं क्या क्या सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एसटी स्टेटस पर, हम बात करेंगे पॉपी कल्टीवेशन पर, हम बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स पर, हम बात करेंगे लैंड सैचुरेशन पर, हम बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर, हम बात करेंगे ऑटोनोमस काउंसिल पर, हम बात करेंगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पर, हम बात करेंगे कुकी लैंड पर, हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पर, हम बात करेंगे कोऑपरेशन पर और हम बात करेंगे लास्ट में 26 जनवरी बिल पर। 26 जनवरी बिल क्या है? ये एक ऐसा राजनीतिक समाधान है जो मुझे लगता है देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, जो सब समस्याओं का हल है। 26 जनवरी बिल को मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी की है, एक ऐसी मास्टर की है जो देश की पॉलिटिकल रूप से उत्पन्न सारी समस्याओं का समाधान करती है और कोऑपरेशन का संदेश देती है कि मिलकर कैसे जिया जाए। कहते हैं ना कि सहजीविता के सिद्धांत पर काम करता है। तो वो संविधान में क्या बदलाव होगा जिससे कि ये कोऑपरेशन फिर से पैदा हो जाए और सब समाज मिलकर रहें। तो इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी होने वाली है तो सबसे पहले हम एसटी स्टेटस की बात करते हैं। एसटी स्टेटस का मतलब ये होता है कि भाई आदिवासी जो लोग हैं, हमारे जो वनवासी हैं या जो लोग जंगलों में रहते थे या जिनका जीवन ही जंगलों से जुड़ा हुआ था, जंगलों से, पहाड़ों से, उनको पहचानना और उनको प्रोटेक्ट करना, तो वो एसटी स्टेटस होता है। अब बात करें मणिपुर की, कभी कभी कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो देश के कहते हैं ना सबसे पुराने लोग हैं, जिनकी कल्चर बहुत पुरानी है, जो शायद धर्मों के उदय से भी पहले कल्चर चली आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में बहुत सारे आदिवासी समाज हैं और कुछ आदिवासी समाज नहीं है, ऐसा भी है।
जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर एससी में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं। तो आदिवासी समाज का मतलब होता है उस लैंड पर पहले से रहते हुए लोग। तो अब हमारे संविधान ने जो आदिवासी स्टेटस दिया उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई हमारे अंदर, क्योंकि जब बात मणिपुर की करें तो मणिपुर में सारे ही प्रिमिटिव हैं। मैतेई की बात करें तो उनका हजारों साल का इतिहास है और उस ज़मीन से उनका जुड़ा हुआ है। नागाओं की बात करें वो भी वहीं के लोग हैं। कुकीज़ की बात करें तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध रहा है उन पहाड़ों से। कुछ लोग बर्मा की भी बात करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो थे ही थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन कुछ लोग तो थे ही थे। तो सब प्रिमिटिव लोग हैं। जब हमने एसटी स्टेटस की बात की तो नागाओं को मिला, उनको मिला, आपको कहते हैं कुकीज़ को मिला, और भी कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मिला। लेकिन मैतेई ने उस समय एसटी स्टेटस शायद मैतेई को मिल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमारे भाई हैं, अगर इनको एसटी स्टेटस मिल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लेंगे। ऐसा भी हुआ है। अब इसमें उनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे कि एसटी स्टेटस मिलने का मतलब ये था कि उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर एसटी स्टेटस मिलने का मतलब ये हो कि मैतेई कम्युनिटी को एक जगह पे बांध देना, जैसे कि इम्फाल एरिया में, वैली के एरिया में मैतेई कम्युनिटी अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करने लगी, क्योंकि पहाड़ों पर वो जा नहीं सकते थे। तो वो एसटी स्टेटस ना मिलने की वजह से जो ड्रॉबैक था कि भाई जब लैंड तो उतनी ही है और आबादी बढ़ रही है तो वो तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जिनको एसटी स्टेटस है वो इम्फाल में आ सकते हैं। तो एक धीरे धीरे ये जो एक कहते हैं ना, बीच में जो अविश्वास की खाई पनपती चली गई। तो एसटी स्टेटस होना भी इसकी एक जड़ थी कि भाई एसटी स्टेटस की वजह से एक कम्युनिटी को तो आपने ब्लॉक कर दिया और दूसरी कम्युनिटी को आपने उस पर सुपरसीड कर दिया, जिससे वो आकर अपना वहाँ रह सकते थे इम्फाल में, उनको नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिला। तो मैतेई समाज गया इसके लिए, इसके विरोध में, या इस अपने हक के लिए गया, क्योंकि एक समय उन्हें लगा इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब उनको लगा इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, आबादी का भी कहते हैं असंतुलन हो रहा है, तो वो चले गए कोर्ट। तो झगड़ा वहीं से शुरू होता है कि भाई आप एसटी स्टेटस कैसे ले सकते हो। तो मेरा ये सवाल है कि भाई मैतेई समाज को क्यों नहीं मिल सकता है एसटी स्टेटस, क्योंकि वो भी तो उसी पहाड़ में रहने वाले हैं, वो भी तो वहीं पहाड़ों की वैली में रहने वाले हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों तरफ पहाड़ों और वैली हो तो आप प्रोटेक्ट कर दो। तो ये तो कैदी हो गई, जेल सी हो गई कि भाई आप तो इसी एरिया में रहोगे। तो ये कहीं से भी फीजेबल नहीं लगता, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता। तो इसके सुधार के लिए लोग कोर्ट के जरिए गए थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि दूसरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, कहती है हम इनको तो आने ही नहीं देंगे। तो एक तरह की ये कहते हैं एक तरह का ये तरीका ठीक नहीं था। इसका सुधार यही हो सकता था कि उनका भी कोई बीच का रास्ता निकालते, तो एसटी स्टेटस वाली समस्या का अगर सुधार हो जाता तो झगड़े की नौबत नहीं आती। तो झगड़ा वहीं से शुरू हुआ, और झगड़ा शुरू हुआ, उसके अगेंस्ट मार्च निकली, और मार्च के बाद हिंसा हुई। हिंसा के बाद फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कि तू सही मैं सही। तो एसटी स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, हम उत्तर भारत के लोग हैं, जैसे यूपी के हैं, बिहार के हैं, अगर ये जाएं मणिपुर में तो ज़रूर इनको रोका जाना चाहिए भाई एसटी स्टेटस लेने से। लेकिन जो वहाँ के प्रिमिटिव लोग हैं, जो वहाँ के मेन लैंड के ही लोग हैं, जैसे चाहे वो मैतेई हुए, नागा हुए, ये सब हुए, ये तो वहीं के लोग हैं। तो इनको डिस्क्रिमिनेट करना कि भाई आप इस एरिया में नहीं जा सकते, तो इस एक तरीके से आप उनको लिमिट कर रहे हो। तो संवैधानिक रूप से ये मुझे लगता है ये कोई त्रुटि है। इसका सुधार ये तो हो सकता है, या तो एसटी स्टेटस आपस में हटा दो, सबको सब राइट्स मिल जाएं, या फिर उनको भी एसटी स्टेटस दे दो जो लोग वहाँ के प्रिमिटिव है, चाहे वो मैतेई हो, चाहे कुकी हो, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान ये है, और ये एक मूल जड़ थी इस वजह से, क्योंकि लैंड तो इम्फाल में उतनी ही है, लेकिन अगर सब लोग आके वहीं बसेंगे तो बाद में तो आबादी का असंतुलन भी हो सकता है, और कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकती है, और माइग्रेशन भी हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो एसटी स्टेटस की बात ये है। दूसरा, ये मुझे लगता है एसटी स्टेटस पे जितना मैंने बोलना था बोल दिया। अब हम आते हैं पॉपी कल्टीवेशन पे। अफीम की खेती की बात मैं करता हूँ। मणिपुर के पहाड़ों में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती भी दो तरीके से होती है, मैं आपको बता दूँ। एक तो लीगल अफीम की खेती होती है,
हम अक्सर कहते भी हमारी वीडियो में कि अफीम कहते हैं नशा नहीं औषधि है, क्योंकि जब औषधि के लिए काम आएगी, तरीके से काम आएगी, सरकार उसको खरीदेगी तो वो औषधि बन जाती है। लेकिन अगर इलीगल पॉपी कल्टीवेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो क्या होगा? अगर पेड़ काट दोगे तो ज़मीन का कटाव हो जाएगा, पहाड़ दरकेंगे, एवलांच हो सकते हैं, मतलब जो भी भूस्खलन हो सकता है, तो वैली पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पहाड़ों को साफ कर कर और वहाँ पर अवैध तरीके से अगर पॉपी कल्टीवेशन होगा तो वो किस लिए होगा? वो दवाई बनाने के लिए तो होगा नहीं, वो नशे के कारोबार के लिए होगा। और नशे का कारोबार पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करता है, वो पूरे देश को इफ़ेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मणिपुर में नशा उगाया जाएगा तो वो हरियाणा या पंजाब या दिल्ली में असर नहीं करेगा, बिकेगा तो यहीं उसको। तो फिर हम सब को, हमारी सब जो हमारी जितनी पीढ़ियां हैं वो सब नशे की आदी हो जाएंगी और देश गुलाम हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि नशे के बाद आदमी को कुछ भी करेगा, चोरी चकारी कुछ भी करेगा और अपना घर परिवार सब वेस्ट कर देगा, क्योंकि नशे में की जो लत पड़ जाती है जिसका उसका कोई उपाय नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था इलीगल तरीके से, अगर दवाइयों के लिए जो हो रहा था वो ठीक, लेकिन दवाइयों के अलावा अगर वो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था तो इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। ये सब रिमूव होना चाहिए। और सरकारों ने इसके पीछे क्या कारण रहे कि उन्होंने उसको हटाया, कुछ भी किया, तो इसी की ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ लोगों की तो आजीविका उससे ही जुड़ी होगी। कुछ लोग उन खेतों में काम करते होंगे, कुछ लोग उससे पैसा कमाते होंगे, तो उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। लेकिन पॉपी कल्टीवेशन अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हैं, पट्टा लेकर कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं और फिर पूरे समाज को, देश को नुकसान कर रहे हैं, तो आपका हक नहीं हो सकता पॉपी कल्टीवेशन। तो पॉपी कल्टीवेशन एक बड़ी समस्या थी जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, खासकर कुकी समाज के लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नागा भी तो करते हैं। अगर कोई दूसरा करता है, वो कहते हैं मैं तो इन्वेस्ट करता है पैसा, तो अगर कोई करता है तो आप क्यों करते हो? मेन जो फ्रेम में आ रहे हैं ये यही समाज आ रहा है, तो इनको देखना पड़ेगा कि भाई इन पर जो दाग लग रहा है, ये जो कलंक लग रहा है, इसको धोना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए और खुद आगे बढ़कर ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा था, पाकिस्तान के लिए कहा था, किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो आप ही को डसेगा। ये नशा जो आप उगा रहे हो, कल को आपके बच्चे भी नशे के आदी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को नशा बेच के पैसा कमा लोगे, क्या पता कि ये नशा आपको भी बर्बाद कर दे। तो नशे का कारोबार ठीक नहीं है। तो पॉपी कल्टीवेशन मेन है, उसमें कोई भी कम्युनिटी करे, लेकिन वो गलत है, कोई इन्वेस्ट करे या कोई करे। तो मोटी बात ये है कि ये पॉपी कल्टीवेशन मेन जड़ है। एक तो एसटी स्टेटस की बात की मैंने, दूसरा मैंने पॉपी कल्टीवेशन की बात की, तीसरा मैं बात करूँगा इलीगल इंट्रूडर्स या इमिग्रेंट्स। इंट्रूडर्स थोड़ा घुसपैठिया शब्द हो जाता है, इमिग्रेंट्स माने जो निकल के आते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट शब्द हो जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स। कुकी वालों के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, मैतई वालों के लिए इलीगल इंट्रूडर्स होते हैं। लेकिन बॉर्डर जो है वो पोरस बॉर्डर है और बर्मा से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई देश की सीमा आप बांध रहे हो, हमारे लोग रिश्तेदार वहाँ पर हैं, हमारे दोस्त वहाँ पर हैं, हमारा परिवार के, तो इधर उधर लोग जाना चाहते हैं। फ्री ट्रेड की बात करते हैं, अच्छी बात है, ट्रेड होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ चैनलाइज तरीके से ट्रेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका तरीका होना चाहिए। और सरकार बॉर्डर साइड पे मार्केट भी डेवलप करती है, फ्री एरिया जोन भी करती है। जैसे नेपाल के साथ हमारा संबंध है, तो उस तरह का संबंध है। अगर व्यापार के लिए होता है संबंध तो लोग आए जाएं, एक तरीके से आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहाँ से हथियार आ रहे हैं, वहाँ से ड्रग्स सप्लाई हो रही है, वहाँ से गलत काम हो रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? और आबादी का असंतुलन हो रहा है। आबादी का असंतुलन मतलब समझिए, लोग ये कहते हैं, मैतई की तरफ से ये क्लेम है कि कुकी कम्युनिटी पहले उनकी आबादी कम थी, सडनली उनकी आबादी बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी? कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, यहाँ आके सेटलमेंट बना रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और फिर वो इंडियन बन रहे हैं। तो उनकी जो भारत के प्रति जो निष्ठा है वो उतनी अच्छी रहेगी नहीं, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं, वो अपने मतलब से आए हैं, तो भारत में आए हैं। वो चाहे बांग्लादेशी लोगों का मैटर हो, चाहे वो बर्मा के लोगों का मैटर हो, तो इलीगली अगर कोई भारत में आता है, सेटल करता है, तो वो अपने मतलब से आ रहा है, उसको देश से प्यार नहीं है। कुकी कम्युनिटी का भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि उन्होंने एंग्लो इंडियन
युद्ध की हम बात करें तो ऐसा है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने देश के लिए, उस कम्युनिटी ने देश के लिए योगदान नहीं दिया या देश के स्वतंत्रता संग्राम में वो लोग नहीं रहे, वो लोग रहे हैं, उनका भी इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। लेकिन अगर अपने ही इतिहास को आप रौंदेंगे और अपने ही इतिहास के खिलाफ आप काम करेंगे तो दिक्कत तो होनी है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को भी रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो लोगों क्या इंटेंशन से आ रहे हैं आप कह नहीं सकते। और ज़्यादातर लोगों का इंटेंशन ये है कि भाई मुनाफा है, इंडिया में ड्रग्स की खेती है या फिर हथियारों की बिक्री है। तो ये सब लड़ाई मुझे लगता है जो प्रिमिटिव लोग हैं उनके बीच नहीं है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी विवाद पैदा कर रहे हैं। और दूसरा, एक असुरक्षा का भाव भी पैदा हो जाता है कि आबादी अगर किसी एक समुदाय की अचानक बढ़ती है इस तरीके से, तो दूसरा समुदाय के अंदर असुरक्षा का भाव आ जाता है। मैतेई लोग समझते हैं कि ये कल तक तो थोड़े थे, अभी बढ़ते जा रहे हैं, इतने ना बढ़ जाएं कि कल को हम पर हावी हो जाएं। तो आपस में ये एक तरह की ये प्रॉब्लम वाली क्रिएट हो जाएगी। तो इलीगल इमिग्रेंट्स है, इलीगल इंट्रूडर्स की बात मैंने बताई। 3 मैंने मुख्य मुद्दे अभी तक आपको समझाया, एसटी स्टेटस, पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स। अब हम बात करेंगे लैंड सैचुरेशन की। लैंड सैचुरेशन का मैटर, 10% के करीब लैंड तो वैली एरिया में, इम्फाल के एरिया में, और 90% लैंड पहाड़ में है। तो आपको पता है प्लेन में ही ज़्यादा लोग रहते हैं, प्लेन में ही सारी रिसोर्सेज हैं, प्लेन में ही हॉस्पिटल हैं, प्लेन में ही यूनिवर्सिटी है, प्लेन के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ आबादी नेचुरली बढ़ जाएगी। तो जब आबादी बढ़ जाएगी तो आबादी को कैसे संतुलित करेंगे, क्योंकि जो मैतेई कम्युनिटी है उसके लिए लैंड सैचुरेट हो रही है। मतलब जो आज उनका एक मकान था, अगर उनके बच्चे हो गए तो उसमें 2 या 3 लोग रहने लगे, अब वो लैंड का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुकी समाज के, नागा समाज के लोग भी आकर वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से या वैसे ही वजह से, तो उनको तो आज़ादी है कि वो आके इम्फाल में रहें या आसपास के एरिया में रहें। लेकिन मैतेई समाज के लिए वो सैचुरेटेड हो रहा है, उनके लिए बड़ा खरीदना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए आगे घर एक्सपेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए लैंड सैचुरेशन की बात हो रही है। तो उनका ये प्रॉब्लम है कि भाई वो जाए तो जाए कहाँ, पहाड़ पे वो जा नहीं सकते, ठीक है। और अपने यहाँ आबादी बढ़ रही है, लैंड उतनी है, लैंड बढ़ नहीं सकती। सैचुरेट तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लैंड का क्या करें, वो कैसे करें। तो उनके अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो पनपना शुरू कर देती है। ये वही मैतेई लोग हैं, मैं मैतेई का फेवर नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने सबको अपना छोटा भाई माना। यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नागा कम्युनिटी से मुख्यमंत्री रहा, तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने नागा मुख्यमंत्री को भी स्वीकार करा। अगर कम्युनिटी की बात होती, अगर जातिवाद की बात होती, तो शायद नागा को कभी, क्योंकि उनकी आबादी तो उतनी नहीं थी कि उसको भी स्वीकार कर लिया जाए, तो नागा कम्युनिटी का मुख्यमंत्री भी मैतेई समाज ने स्वीकार किया। तो ये फेवर नहीं है उनका, ये उनका, मैं देखता हूँ कि उनकी भी अपनी लिमिट है ना, किसी भी समाज की लिमिट होती है। अगर आप उस समाज के खिलाफ ही काम करते चले जाओगे तो दिक्कत तो होगी। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। देखिए लैंड सैचुरेशन का मैंने पॉइंट मुझे क्लियर कर दिया, अब मैं कहता हूँ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनके साथ था पहाड़ों में, उनके साथ सरकार का एक समझौता था कि भाई अब हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और अब हम तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि पहले जो हिंसा होती थी वो समझौता हो गया, सरकार या सेना या मिलिटेंट ग्रुप्स के जो उग्रवादी संगठन थे उनके आपस में भाई लड़ाई, क्योंकि इधर से सरकार को भी नुकसान है, क्योंकि अगर हमारा कोई फौजी मरता है तो हमारी सरकार को नुकसान है। और दूसरा, अगर कोई नागरिक मरता है मिलिटेंट, तो इसका पॉलिटिकल समाधान यही था कि भाई शस्त्र रखो, तो हम तुम्हारे खिलाफ शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप भी अपनी गतिविधियां सुधारिए, आप भी हिंसा मत करिए, हिंसा का रास्ता छोड़िए। सरकार हिंसा करती है किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग हिंसा कर रहे थे वो अपनी बात मनवाने के लिए या अपने जैसा सोचने के लिए। देश बहुत बड़ा है, कहते हैं तरह तरह के लोग रहते हैं, तो किसी एक कम्युनिटी की पूरी तरीके से होल्ड हो नहीं सकता या पूरी मनमानी हो नहीं सकती, सबको मिलकर ही चलना है। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के बाद भी अगर हिंसा हो रही है तो क्या इसको फिर से हटाना नहीं चाहिए सरकार को, इस विषय पर बात हो रही है। लेकिन ये विषम परिस्थितियों में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को हटा दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि भाई सारे, देखिए कुकी कम्युनिटी के या मैतेई कम्युनिटी के कोई भी लोग हैं, अगर वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं
जो कि कहते हैं कि जो विभाजनकारी हैं या जो हिंसा की गतिविधियां हैं, तो उनके खिलाफ तो सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार रखना ही चाहिए। वो चाहे मैतई हो चाहे वो कुकी हो, अगर कोई भी हिंसा कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार को अल्टीमेट पावर सरकार होनी चाहिए। अगर लोग अपने आप ही हथियार उठा लेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपनी रक्षा में अपना हथियार उठा रहे हैं, यानी सरकार उस चीज़ को कंट्रोल करने में विफल हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसको ध्यान से रखे, और कहते हैं ना, राजा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो राज है ना, सरकार है, अगर वो कमज़ोर होगी तो सब लोग अपना हथियार उठा लेंगे तो गुंडागर्दी हो जाएगी, कोई अपने हथियार चलाएगा, कोई, फिर तो अराजकता फैल जाएगी। तो न्याय भी होना चाहिए, किसी कम्युनिटी को दबाया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पर हावी होने के लिए हथियारों का खुलेआम प्रयोग करने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमस काउंसिल की। ऑटोनोमस काउंसिल आप हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर ऐसा होता है कि कुछ एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको अपना कानून बनाने का अधिकार दे देते हैं अपने लेवल पर, उनको अपनी तरह से जीने का अधिकार दे देते हैं, उनके लिए कुछ फंड भी कर देते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है कि आदिवासी क्षेत्र को प्रिजर्व करने के लिए। तो मणिपुर में ऑटोनोमस काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। अब ये दिक्कत ये है कि इसको और कितना स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे कि देखिए कुकी कम्युनिटी के अंदर अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, तो उन क्या ऑटोनोमस काउंसिल उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है? क्या उनके अंदर भी अविश्वास है? क्या उनको भी ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो मैतई समाज है वो उनको ऊपर रूल कर रहा है? तो उनको भी एक ऑटोनोमस काउंसिल या उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार कर सकती है, जिससे कि उनका भी थोड़ा विरोध है, जो गुस्सा है वो कम हो सके। तो उनको उस लेवल पर अधिकार दिए जा सकते हैं और एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, जिससे कि उनके बहुत सारे काम जो हों उनके लिए उन्हें इम्फाल पर डिपेंड ना रहना पड़े, वो अपने स्तर पर अपने छोटे मोटे काम कर लें। लेकिन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी बात सही नहीं लगती, क्योंकि एक कुकी कम्युनिटी ही नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, नागाज़ हैं और छोटी मोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो कुकियों को ही क्यों सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए? तो ये तो फिर वो उनको दबाएंगे जो उनके नीचे हैं, क्योंकि उनका राज चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता, कानून का राज होना चाहिए और किसी कम्युनिटी का राज नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑटोनोमस काउंसिल के जरिए बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वो हमारे संविधान में व्यवस्था है। तो ऑटोनोमस काउंसिल की व्यवस्था हो सकती है। ऑटोनोमस काउंसिल से इस समस्या को कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है, लेकिन पूरी हद तक नहीं। वो मैं बताऊंगा जब मैं 26 जनवरी बिल की बात करूंगा, तो बताऊंगा कि इस समस्या का समाधान पूरी तरह से कैसे होगा, जिसमें विन विन सिचुएशन हो। मैतई भी खुश रहें, कुकीज़ भी खुश रहें, नागा भी खुश रहें, सब खुश रहें और सबका अधिकार सुरक्षित हो। तो ऐसा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, एक ऐसा कानून होना चाहिए देश के अंदर। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल के जरिए भी कुछ हद तक इसको सुलझाया जाना चाहिए और ऑटोनोमस काउंसिल संवैधानिक व्यवस्था है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई अब हम एक नेता आया था, स्टूडेंट लीडर, उसने कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं, क्लच ऑफ मैतई, मैतई के शिकंजे से हम आज़ादी चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई सारे डिसीजन तो मैतई कम्युनिटी लेती है, मुख्यमंत्री उनका बनता है, बड़े बड़े लोग उनके होते हैं, सब पावर इम्फाल में है, तो हम उसमें हमारी तो कोई चलती नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पावर का कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, हमारे एमएलए आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, लेकिन हमेशा राज तो मैतई का रहेगा। तो जो एक शिकंजे में फंसा हुआ लग रहा है उनको कि भाई मैतई के शिकंजे में फंसे हुए हैं, उससे बचने के लिए वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। ऐसे तो जो लोग कुकी से कम है संख्या में, कल को कुकी लैंड हो जाता है या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो भी यही चीज़ क्लेम कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा? इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, वो ये क्लेम कर सकती है हम तो हिंदुओं के शिकंजे में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुओं का बनता है, रक्षा मंत्री हिंदुओं में से बनता है, बहुत सारे पद हिंदुओं के पास हैं बड़े बड़े। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये देश हिंदुओं के शिकंजे में फंसा हुआ है? ये देश कानून के जरिए चलता है, ये संविधान के जरिए चलता है। ये कहना सही नहीं है कि मैतई के शिकंजे में फंसा हुआ है। फिर तो ये देश, मुझे लगता है कि ये भी कह देंगे कि हिंदुओं के शिकंजे में फंसा हुआ, तो एक नया टुकड़ा कर दो। पाकिस्तान भी तो इसी वजह से टुकड़ा हो गया था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते, तो उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है ही नहीं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट तो ठीक नहीं है। अब क्या हरियाणा में और यूपी में मिलकर जाटलैंड बन जाएगा, कहीं गुजर लैंड बन जाएगा, कहीं ब्राह्मण लैंड बन जाएगा, कहीं जाटव लैंड बन जाएगा? क्या ऐसा चलेगा देश? ऐसे नहीं चलेगा देश। ऐसे देखिए, ऐसे नहीं हो सकता। कम्युनिटी के आधार पर पहले भी लिखा गया है कि कम्युनिटी के आधार पर कभी भी देश में राज्यों का बंटवारा नहीं होगा।
कम्युनिटी के आधार पर बंटवारा होने से बहुत सारे नुकसान रहते हैं। हाँ, भाषा के आधार पर हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा है, क्योंकि भाषाएं ऐसा होती है बड़ी कॉमन, सब तरह के लोग एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में भाषा सब तरह के लोग बोल सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के आधार पर तो कभी भी कोई भी अगर राज्य बनाएंगे तो वो ठीक नहीं है, वो झगड़े की जड़ रहेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी का पूरी तरह से 100% होल्ड नहीं है कहीं भी, तो दूसरे लोग भी रहते हैं। तो ये कम्युनिटी के नाम पर जो ये राज्य की मांग कर रहे हैं या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, ये हमें लगता है किसी भी हद तक उचित नहीं है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऑटोनोमस काउंसिल की बात कर दी मैंने, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दी, अब मैं कुकी लैंड की बात करता हूँ। जब कुकी लैंड की बात करेंगे तो कुकीज़ तो इंडिया में ही नहीं है, म्यांमार में भी हैं, शायद बांग्लादेश में भी होंगे थोड़े बहुत। तो कुकी लैंड की जब हम बात करेंगे तो इधर उधर भी होंगे, तब तो आप एक नया ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, क्योंकि कुकी लैंड का मतलब ये होगा फिर आप सारे देशों से कहोगे, वहाँ भी आंदोलन हो जाएगा, इधर भी आंदोलन हो जाएगा। अब बर्मा के लिए भी खतरनाक हो, अब भारत के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि कुकी लैंड इंडिया का मतलब जो इंडियंस लोग रहते हैं। अब कुकी लैंड का मतलब जहाँ कुकी ही रहें, कुकियों का ही लैंड हो, नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो वहाँ तो दूसरी कम्युनिटी को फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जो कम्युनिटियाँ, ऐसा तो नहीं है कुकीज़ ही सारे रह रहे हैं। और कुकीज़ अभी रिसेंटली बहुत सारे कुकीज़ तो ऐसे हैं जो जिनका 200 साल का 150 साल का इतिहास है, तो आप सडनली आकर और लैंड क्लेम करने लगे। इसका मतलब है कि कुछ भी नाम हो, उस नया राज्य भी बने तो उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन कुकी लैंड तो नहीं हो सकता। नागा ऑब्जेक्शन उठाएंगे और सारी ट्राइबल कम्युनिटी ऑब्जेक्शन उठाएंगी। और मणिपुर क्या मैतई के नाम पर है? कि मैतई लैंड थोड़ी ना है, मणिपुर है। मणिपुर एक कॉमन नेम है जिसमें नागा भी जिससे रिलेट कर सकते हैं, कुकी भी रिलेट कर सकते हैं, जिससे मैतई भी रिलेट कर सकते हैं। तो कुकी लैंड क्यों, वाई कुकी लैंड? तो कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, कल के वीडियो में मैं और डिस्कस करूँगा। एक और हम क्या बात करेंगे कल के वीडियो में, आज थोड़ा सा बता दूँ। डेमोक्रेसी मल्टीपल पार्टीज़, जो मल्टीपल पार्टी की डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या है? क्या कुकियों के अंदर भी विवाद हो सकता है? क्या मैतई के अंदर भी विवाद हो सकता है? जिस तरह से वोट बटे हैं, क्योंकि एक कांग्रेस का अगर एमपी जीत के आया तो जरूरी नहीं सारे मैतई ने कांग्रेस को ही वोट किया होगा, कुछ ने बीजेपी को किया होगा, कुछ ने अदर पार्टी को किया होगा। ऐसे कुकीज़ में है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी हो कि एक ही कुकियों का सारा लीडर है या एक ही मैतई का सारा लीडर है। लड़ने में तो यूनिफॉर्मिटी हो सकती है कि कुकीज़ से लड़ना है तो सारे मैतई एक हैं, या मैतई से लड़ना है तो सारे कुकी एक हैं, लेकिन उनके अंदर भी अलग अलग घटक है ना। तो वो कैसे क्या वो आपस में सहमत है? क्या उनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी? उसका क्या समाधान है, उस पर बात करेंगे। और 26 जनवरी बिल पर बात करेंगे और कोऑपरेशन पर बात करेंगे। कल की वीडियो समाधान, आज की वीडियो में समस्याएं मैंने डिस्कस की, कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि समाधान क्या है और कैसे हम निकालें। कल से मेरा मतलब है जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आज की वीडियो में मैं चाहता हूं कि शायद कुछ को गलत लगे, कुछ को सही लगे, लेकिन कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। भाषा पर मेरा नियंत्रण, मेरी हिंदी पर ही मेरा नियंत्रण है, मेरी मातृभाषा पर है। अंग्रेजी में वीडियो में कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी में बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोगों को ट्रांसलेट करके देख सकते हैं इस वीडियो को, जिनको थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात अपनी भाषा में ही अच्छी रख सकता हूँ, इसलिए मैंने भाषा का माध्यम हिंदी चुना है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। और इस पर अगर आपकी राय मुख्तलिफ है, जुदा है, अलग है, कई बहन मैं जैसे मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया, इस पर आपको कुछ अलग लिखता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपने फीडबैक में, अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मैंने इस पॉइंट पर थोड़ा सा गलत है, ये पॉइंट और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था, इसका एक और पक्ष देखा जाना चाहिए था, तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा। ये जो सारे मैंने पॉइंट बताए हैं, मैं पॉइंट फिर से दोहरा देता हूँ आपके सामने। एसटी स्टेटस, पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल इंट्रूडर्स, लैंड सैचुरेशन, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ऑटोनोमस काउंसिल, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, कुकी लैंड, और मैंने ये अभी तक आज डिस्कस किया वीडियो में। इसमें लगता है आपको कोई पहलू छूट गया है या किसी कम्युनिटी का कोई पहलू, उनका भी कोई तर्क है तो कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उसे भी मैं इंक्लूड करूँ और आपको एक बेहतर समझ दे पाऊँ। पूरे देश के लिए ये वीडियो है, ये सिर्फ मणिपुर के लिए वीडियो नहीं, पूरे देश के लिए वीडियो है, क्योंकि ये मणिपुर, अगर कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में हो सकता है तो ये पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। इसका इलाज नहीं करेंगे तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, लड़ाई फैल जाएगी और इसका फिर कोई समाधान नहीं होगा। फिर
1000 जैसे 500 कुछ रियासतें थी उतनी रियासतें बना देंगे तब भी इसका समाधान नहीं होगा। आपको क्या लगता है वीडियो में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।